स्वागत है आप सभी का सनसेट टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सिंगापुर के पे नाउ से जुड़ा भारत का यूपीआई, दोनों देशों के प्रधानमंत्री बने साक्षी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संपर्क सुविधा की शुरुआत, भारत सिंगापुर के संबंधों में नया मील का पत्थर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में चीन समेत कई मुद्दों पर रखी राय। कहा, चीन के मामले में भारत रक्षात्मक नहीं, यूरोप से संबंध इतिहास में सबसे बेहतर दौर में। मेघालय और नागालैंड में चरम पर चुनाव प्रचार। नागालैंड में केंद्रीय गृह मंत्री की धुआंधार रैली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल मेघालय में करेंगे चुनावी जनसभा। चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। पर्यटन विभाग का पोर्टल लोगों के लिए खुला। 22 अप्रैल से श्रद्धालु कर सकेंगे गंगोत्री यमुनोत्री धाम के दर्शन। 25 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट। राष्ट्र के नाम संबोधन में पश्चिमी देशों पर भड़के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पश्चिमी देशों पर संघर्ष को भड़काने का लगाया आरोप। मॉस्को ने अमेरिका के साथ परमाणु संधि में रूस की भागीदारी की निलंबित। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई और सिंगापुर की पे नाउ प्रणाली के बीच संपर्क सुविधा की शुरुआत दोनों देशों के संबंधों के लिए एक नया मील का पत्थर है। उन्होंने यूपीआई को भारत की सबसे पसंदीदा भुगतान प्रणाली बताया और विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा कि यह जल्द ही नकद लेन देन को पीछे छोड़ देगी। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के अपने समकक्ष ली सिएन लूंग की मौजूदगी में यूपीआई और सिंगापुर की पे नाउ प्रणाली के बीच संपर्क सुविधा की शुरुआत के मौके पर यह बात कही। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक रवि मेनन ने इस सुविधा की शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस शुरुआत ने क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी के एक नए अध्याय का शुभारंभ किया है। आज के युग में टेक्नोलॉजी हमें अनेक प्रकार से एक दूसरे से जोड़ती है। फिनटेक भी एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। सामान्य तौर पर इसका दायरा एक देश की सीमाओं के भीतर ही सीमित होता है, लेकिन आज के लॉन्च ने क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी उसके एक नए अध्याय का शुभारंभ किया है। आज के बाद सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। So I'm very glad that the Pay Now UPI linkage has now become a reality. Cross-border retail payments and remittances between Singapore and India amount to over $1 billion annually. And over the years, we've progressively enhanced our cross-border payment connectivity. In 2018, Singapore's NETS worked with India's NPCI International Payments Limited to allow card and QR code payments between our two countries. And today, we are taking retail payments connectivity another step forward. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए गए एक इंटरव्यू में चीन समेत कई और मुद्दों पर अपनी राय रखी। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन की सीमा पर भारतीय सेना की जितनी बड़ी तैनाती की गई है, इतनी शांति काल में कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि चीन के मामले में भारत रक्षात्मक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन को छोड़कर दुनिया की सभी बड़ी ताकतों के साथ भारत के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। चीन के साथ संबंध इसलिए खराब हैं क्योंकि चीन ने समझौते का उल्लंघन किया है। This narrative that somewhere government is on the defensive, somewhere we are being accommodative. I mean, I ask people, if we were being accommodative, who sent the Indian army to the LAC? Rahul Gandhi didn't send them. Narendra Modi sent them.
Okay, we have today the largest peacetime deployment in our history on the China border. Okay, and we are keeping troops there at a huge cost with great effort. We have increased our infrastructure spending on the border 5 times in this government. विदेश मंत्री ने यूरोप के साथ भारतीय संबंधों को इतिहास में सबसे बेहतर बताया और कहा कि क्वाड सफलतापूर्वक सहयोग कर रहा है और काफी प्रभावी भी है। उन्होंने भारत की विदेश नीति को सफल बताते हुए कहा कि 2014 के बाद विदेश नीति ने काफी अहम मुकाम हासिल किए हैं। Today at our global standing, which is a very intangible measure of success, but it's a very visible measure of success. You ask yourself, 2023, when a Prime Minister of India, in this case Narendra Modi, convenes a meeting, walks up on a global stage, or a conference, how do people react? Compare it even with him 5 years ago. But overall, my relationship with the major powers, if you can call them, are very good. I think our relationship with Europe is probably the best ever that we've had. Our relationship in the Quad has really been a very, very effective mechanism. नागालैंड में चुनाव प्रचार पूरे चरम पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्य में धुआंधार चुनाव प्रचार किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नागा शांति वार्ता जारी है और उम्मीद है कि नागालैंड में स्थायी शांति कायम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल रंग लाएगी। तुएनसांग में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पूर्वी नागालैंड के विकास और अधिकारों से जुड़े कुछ मुद्दे हैं और विधानसभा चुनाव के बाद इनका समाधान किया जाएगा। नागालैंड विधानसभा के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है। मतगणना 2 मार्च को होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी जी ने जो शुरुआत की है वो सफल होगी और नागालैंड में से हमेशा के लिए नागा संस्कृति, नागा भाषा, नागा वस्त्रभूषा और नागा के इतिहास के साथ यहां पर हम शांति प्रस्थापित कर पाएंगे। मेघालय में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए चुनाव आयोग जुटा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने FST यानी फ्लाइंग सर्विलांस टीम और SST यानी स्टैटिक सर्विलांस टीम का गठन किया है। संसद टीवी संवाददाता सूरज मोहन झा ने शिलोंग में इस टीम से बातचीत की। मेघालय में 60 विधानसभा क्षेत्र में एरिया बांटकर इस तरह का काम किया जा रहा है कि आने जाने वाली गाड़ियों को चेक किया जा रहा है कि उसमें कोई भी ऐसी वस्तु ना हो जिससे चुनाव प्रभावित हो। अभी मैं शिलोंग में एक ऐसे ही स्टैटिक सर्विलेंस टीम की चेक पोस्ट पर खड़ा हूं और मेरे साथ एस रहमान जो इस टीम के इंचार्ज हैं उनसे मैं बात करता हूं। रहमान साहब, आप बताएं, ये जो आपकी स्टैटिक सर्विलेंस टीम है ये किस तरह से काम कर रही है? हम लोग इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ कैश नहीं तो लिक्वर ये सब चेक करते हैं। एनी बैनर पोस्टर अगर ह्यूज अमाउंट बल्क अमाउंट में होगा तो वो लोग हम चेक करके FIR करते हैं। जी, तो अभी तक आप लोगों ने कब से काम शुरू किया है? हम लोग 18 से शुरू किया है। 18 से, और ये जब तक मतदान होगा तब तक चलेगा? तब तक चलेगा। तो इसमें कौन कौन सी टीमें काम कर रही हैं? इसमें VVT टीम भी है, फ्लाइंग स्क्वाड भी है और बहुत सारी टीम है इसमें। तो चुनाव जो है वो मतदान वो भयमुक्त तरीके से हो, किसी भी तरह के लोभ लालच के बगैर हो, इसकी पूरी तैयारी निर्वाचन आयोग ने की है और हमने ये देखा है जिस तरह से सर्वेलेंस टीम बनाई गई है और गाड़ियों की निगरानी हो रही है। तो शिलोंग से मैं सूरज मोहन झा, कैमरामैन महावीर सिंह के साथ। और मेघालय के चुनाव पर बातचीत करने के लिए अभी रुक करते हैं सीधे सूरज मोहन झा का, जो इस वक्त शिलोंग में मौजूद हैं। सूरज, क्या कहता है मेघालय का चुनावी गणित, और आपने लोगों से बातचीत की, क्या क्या अहम मुद्दे हैं इस वक्त मेघालय के? मेघालय में इस समय मुद्दे बहुत सारे हैं। दीक्षा, अगर हम मुद्दों की बात करें, यहाँ पर जो है वो सीमा विवाद रहा असम और मेघालय के बीच में, वो भी एक चर्चा का विषय है। ड्रग्स मुक्त मेघालय बने,
इसको लेकर यहाँ के महिलाओं में एक बड़ी चर्चा है। और चूंकि हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर के जो राज्य होते हैं वो महिला सशक्तिकरण को सिर्फ कागजों में नहीं देखते, वो आपको यहाँ साक्षात उसके दृश्य हो जाएंगे। जब भी आप यहाँ के किसी मार्केट या बाजार में घूमेंगे तो यहाँ महिलाएं ही अर्थव्यवस्था को चलाती हैं। तो यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं और जिस तरह से मौसम यहाँ सर्द है उसके मुकाबले यहाँ राजनीति बहुत गर्म है। जो पहले साथी थे वो अब अलग अलग हैं और यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय नहीं बल्कि 5 और 6 कोणों में हो गया है। और तमाम बड़े नेताओं के जो पार्टियों के नेता हैं वो यहाँ पर अब प्रचार के लिए उतर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और तमाम बड़े नेता कल से यहाँ पर मोर्चा संभालने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ के क्षेत्रीय जो क्षत्रप है एनपीपी, जो यहाँ पर इस समय सत्तारूढ़ पार्टी है, कर्नाटक संगमा मुख्यमंत्री हैं, वो 5 साल के अपने कामकाज को लेकर वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग वो जा रहे हैं। एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वो जा रहे हैं और अपनी योजनाओं के विषय में बता रहे हैं। उनको लेकर विपक्ष, खासतौर से बीजेपी, यूडीपी और तृणमूल कांग्रेस उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है कि उन्होंने शासन के समय पर बिल्कुल, यानी चुनाव प्रचार जोरों पर है और माहौल काफी गर्म है। आप जरूर वहां मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ रुक करते हैं पवन कुमार शर्मा का, जो इस वक्त नागालैंड कोहिमा में हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आज एक बड़ा मुद्दा जो काफी समय से चलता आ रहा है उस पर बात हुई है। अफ्स्पा की मैं बात करूंगी, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जो कई जगह से हटाने की बात हुई है। अभी गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने चुनावी भाषण में ये बात कही कि बहुत जल्द इसे जहां जहां पर ये लागू है उसे हटा लिया जाएगा। ऐसे में लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया देख रहे हैं आप? दीक्षा, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये जो गृह मंत्री है उन्होंने ये उठाया है यहाँ पे। आज वो यहाँ का एक नागालैंड का जिला है तुएनसांग, वहां पे वो रैली कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगले 3-4 वर्षों में जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है उसको पूरे नागालैंड से ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट से हटाने की योजना है केंद्र सरकार की। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दीक्षा, यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि नागालैंड में पूरे नागालैंड में 72 पुलिस स्टेशन हैं और पिछले 2022 में 15 पुलिस स्टेशन से जो है AFSPA जो है वो हटा दिया गया है। और इसकी मेरी आज जो है यहाँ के डीजीपी है रुपिन शर्मा, उनसे बातचीत हुई। यहाँ के एडीजीपी हैं संदीप जी, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो माहौल है नागालैंड का, पिछले जो एनडीए की गवर्नमेंट ने पिछले 5 वर्षों में वो काफी सुधरा है। और यहाँ की जो आम जनता है उनका भी कहना है कि जब यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो पहले अशांत क्षेत्र हुआ करता था नागालैंड, अब उसमें शांति की बात है, अच्छा माहौल है। तो क्यों नहीं सारे जो पुलिस स्टेशन हैं वहां से जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटा दिया जाए। तो ये जो जन भावना है इसको केंद्र सरकार ने भी समझा है और जल्द से जल्द इसको दूर करेंगे, ऐसा ही आश्वासन जो है केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया है। बड़ी बात यह भी है इसमें दीक्षा कि पिछले 5 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो 70% कमी आई है नागालैंड में हिंसक घटनाओं में और 60% कमी आई है सिक्योरिटी फोर्सेस की जो हत्याएं होती थी उसमें कमी आई है और 83% जो है वो कमी आई है जो आम नागरिकों की हत्या होती थी उसमें कमी आई है। तो लगातार ये डिप है यहाँ पे, जो हिंसक घटनाएं हो चाहे हत्याओं की बात हो तो वो डिप है और ये बताता है कि नागालैंड में जो है लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है वो दूर हो रही है। और कल जो केंद्रीय गृह मंत्री है उन्होंने जो ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये फ्रंटियर नागालैंड कहते हैं यहाँ पे, पूर्वोत्तर नागालैंड की जो मांग रहती है 6 जिलों की, उनके नेताओं से कल मिले हैं क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहिष्कार की घोषणा करी थी पहले, पर गृह मंत्रालय की आश्वासन के बाद जो है उन्होंने अपना बहिष्कार जो चुनावों का वो वापिस ले लिया और उन्होंने उनको आश्वासन भी दिया कि जैसे ही सरकार बनती है हम एकदम जो है इस इश्यू को आगे ले जाएंगे। जी, इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अनुशासन और मर्यादा संसदीय प्रणाली की पहचान है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चर्चा की सामग्री और गुणवत्ता उच्चतम स्तर की हो। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं और जन प्रतिनिधित्व की अन्य संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुशासन और मर्यादा संसदीय प्रणाली की पहचान है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चर्चा की सामग्री और गुणवत्ता उच्चतम स्तर की हो
साथ ही हमें विकास और जन कल्याण के मुद्दों पर आम सहमति बनाने की जरूरत है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वाद विवाद की सामग्री और गुणवत्ता उच्चतम स्तर की हो। साथ ही हमें विकास और जन कल्याण के मुद्दों पर आम सहमति बनाने की जरूरत है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस विधानसभा में संसदीय लोकतंत्र के उच्चतम मानकों को बनाए रखा गया है। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 12 सदस्यों द्वारा बार बार आसन के समीप आकर खड़े होने, नारेबाजी करने और निरंतर और जानबूझकर सभा की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न कर राज्यसभा के नियमों और शिष्टाचार का उल्लंघन करने, सभापीठ को सभा की बैठकों को बार बार स्थगित करने के लिए मजबूर करके घोर कदाचार किए जाने से उत्पन्न कथित विशेषाधिकार हनन संबंधी प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को सौंपा है। राज्यसभा के बुलेटिन के मुताबिक इसमें कांग्रेस के 9 सदस्य और आम आदमी पार्टी के 3 सदस्य शामिल हैं। सदस्यों में शक्ति सिंह गोहिल, नारायण भाई जे, सैयद नासिर हुसैन, कुमार केतकर, इमरान प्रताप गढ़ी, डॉक्टर एल हनुमंतया, फूलोदेवी नेताम, जेबीएम हिशाम, रंजीत रंजन संजय सिंह, सुशील कुमार गुप्ता और संदीप कुमार पाठक शामिल हैं। वहीं बजट सत्र के पहले चरण में आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह द्वारा नियम 267 के अधीन समरूपी सूचनाओं को बार बार प्रस्तुत करने के संबंध में सभापति के निर्देश का पालन न करने से उत्पन्न कथित विशेषाधिकार हनन संबंधी प्रश्न भी विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया है। सीबीआई ने व्यापारियों और चावल मिल मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए घटिया अनाज खरीदने वाले एफसीआई के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सिलसिले में पंजाब में 30 स्थानों पर छापेमारी की। सीबीआई की टीमों ने ऑपरेशन कनक 2 के तहत सरहिंद, फतेहपुर साहिब और मोगा सहित पंजाब के कई जिलों में अनाज व्यापारियों, चावल मिल मालिकों और एफसीआई के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों के परिसरों में छापे मारे। एफसीआई में अधिकारियों के एक संगठित समूह से संबंधित प्राथमिकी के सिलसिले में दूसरी बार छापे मारे गए हैं। प्राथमिकी में पंजाब में एफसीआई के कई डिपो में इस तरह की रिश्वत वसूली का विवरण दिया गया है। और अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। संसद भवन में शिवसेना का कार्यालय एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को आवंटित कर दिया गया है। वहीं निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक संबंधों और समकालीन साझेदारी में अधिक अवसरों, विशेष रूप से व्यापार, ऊर्जा, कृषि और कौशल के संबंधों पर चर्चा की। सरकार ने शत्रु संपत्तियों के निस्तारण से 3,400 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि अर्जित की है। इसमें ज्यादातर शेयर और सोने जैसी चल संपत्तियां हैं। लद्दाख ने 13,862 फीट ऊंची पैंगोंग झील में शून्य से कम तापमान में अपनी पहली 21 किलोमीटर दौड़ का सफलतापूर्वक आयोजन कर इतिहास रचा। इसे गिनीज विश्व वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची जमी हुई झील पर हुई हाफ मैराथन के रूप में दर्ज किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात रोक दिया गया। यहां हाईवे पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने भारतीय कनाडाई अफशा खान को पोषण अभियान स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट का संयोजक नियुक्त किया है। मैक्सिको के पुएबला राज्य में एक बस दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार कम से कम 17 प्रवासियों की मौत हो गई। इसमें वेनेजुएला, कोलंबिया और मध्य अमेरिका के प्रवासी शामिल हैं। भारत की विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष दक्षिण अफ्रीका में चल रहे टी20 विश्व कप में कुछ अच्छी पारियों की बदौलत नवीनतम आईसीसी महिला टी20 रैंकिंग में 16वें पायदान की छलांग लगाकर पहली बार बल्लेबाजी रैंकिंग में 20वें स्थान पर पहुंच गई है। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने दक्षिण अफ्रीका दौरे के अंतिम मैच में दक्षिण अफ्रीका की अंडर 21 टीम के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज की है।
अब भारतीय टीम 24 और 25 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ 2 मैच खेलेगी। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने मशहूर कोच दिमित्री द्रिमितुक को अगले 2 साल के लिए राष्ट्रीय टीम का विरोधी कोच नियुक्त किया है। वो विश्व चैंपियनशिप सहित आगामी प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में भारत की पुरुष और महिला मुक्केबाजी टीम के विदेशी कोच के रूप में काम करेंगे। और अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बृहस्पतिवार को गंगटोक में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन के 19वें वार्षिक जोन के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा सचिवालय ने यह जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान आज दोनों सदनों की कार्यवाही विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष केसरी नाथ त्रिपाठी और कई अन्य सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किए जाने के बाद बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेलगावी यात्रा से पहले बेलगावी जिले के विधायकों और नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में जांच एजेंसी एसआईए ने मादक पदार्थों और आतंकवाद से जुड़े एक मामले की जांच के तहत अनंतनाग, बारामूला, बड़गाम और पुलवामा जिले में कई स्थानों पर छापा मारा। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड ग्रामीण विकास विभाग में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन के एक मामले में रांची, जमशेदपुर और दिल्ली सहित लगभग 24 स्थानों पर छापा मारा। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने तुर्की में सहायता प्रदान करने के बाद भारत वापस लौटने पर भारतीय सेना की मेडिकल टीम 60 पैराफील्ड का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि सेना को तुर्की को मानवीय सहायता व राहत प्रदान करने के लिए आपने चिकित्सा दल पर हमें गर्व है। चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। पर्यटन विभाग का पोर्टल आज सुबह 7 बजे खुला। बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा की औपचारिक घोषणा तीर्थयात्री बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का पंजीकरण भी अब करा सकेंगे। इससे तीर्थयात्रियों को न केवल घर से पंजीकरण करने में मदद मिलेगी बल्कि मंदिर के खुलने को लेकर भी पूरी जानकारी मिलेगी। उत्तराखंड में चारों तीर्थ स्थल गढ़वाल क्षेत्र में स्थित हैं। इन तीर्थ स्थलों को सम्मिलित रूप से उत्तराखंड का 4 धाम कहा जाता है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस उस संधि में अपनी भागीदारी निलंबित कर रहा है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के विस्तार पर रोक लगाना है। राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पश्चिमी देशों की आलोचना की। पश्चिमी देशों पर रूस को धमकाने का आरोप लगाकर राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर अपने आक्रमण को सही ठहराया है। यह संबोधन ऐसे वक्त हुआ है जब शुक्रवार को यूक्रेन युद्ध के 1 साल हो जाएंगे। उन्होंने इस मुश्किल समय में अपने देश के लिए जान न्योछावर करने वाले सैनिकों को याद किया और उनके परिजनों के त्याग की भी सराहना की। मॉस्को के गेस्टिनो डावर हॉल में उनके संबोधन को सुनने के लिए कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर रूसी संसद के कई सदस्य भी मौजूद रहे। एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कीव का दौरा कर यूक्रेन के प्रति एकजुटता व्यक्त की थी। तुर्की में फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। 6.4 तीव्रता के भूकंप में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 213 लोग घायल हो गए। भूकंप का केंद्र तुर्की के हाते प्रांत का डेनफी शहर था जो 6 फरवरी को आए 7.8 तीव्रता के भूकंप में सबसे अधिक पीड़ित क्षेत्रों में से एक है। भूकंप में ध्वस्त हुई 3 इमारतों में खोज और बचाव कार्य जारी है। इन इमारतों में कुल 5 लोगों के फंसे होने की आशंका है। भूकंप के ताजा मामले ने तुर्की और सीरिया के उन हिस्सों को फिर दहला दिया है जो 2 हफ्ते पहले बड़े पैमाने पर आए भूकंप से तबाह हो गए थे। उस भूकंप में लगभग 45,000 लोग मारे गए थे। काहिरा में रुद्राक्ष पाटिल ने आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप की पुरुष 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीतकर भारत का दबदबा बनाए रखा है। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी रुद्राक्ष ने स्वर्ण पदक के मुकाबले में जर्मनी के मैक्समियल उल्बिच के 16-8 से हराया और इससे पहले रुद्राक्ष ने क्वालिफिकेशन दौर में 629.3 अंक के साथ 7वें स्थान पर रहते हुए रैंकिंग दौर में जगह बनाई थी। भारत अब प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण सहित 4 पदक जीत चुका है।
और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं रूस के साइबेरिया इलाके में आयोजित इग्नू फेस्टिवल की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।